तो पहले हम लोग अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कल का टॉपिक हो रहा था वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल के टॉपिक में हम लोग क्या देखे थे? कल के टॉपिक में हम लोग देखे थे ट्रांसफार्मर कपल्ड आपका जो क्लास ए एम्पलीफायर था। ठीक है, ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर की वजह से हमने देखा था कि फायदा होता था, जहां डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर हम लोग यूज करते थे उसके मुकाबले ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर में हमें बहुत फायदा मिलता था। एक तो हम लोग इंपीडेंस मैचिंग करा देते थे, दूसरा होता क्या था कि जो हमारा लॉसेस जो रजिस्टर में चला जाता था वो लॉसेस यहाँ कम हो जाता है क्योंकि करंट कम हो जाता है। ठीक है, और करंट कम भी हो जाता है। दूसरा, करंट प्राइमरी कॉइल से होकर गुजरता है और प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो रेजिस्टेंस भी कम और प्राइमरी साइड में करंट भी कम, और हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में लोड को लगाया है, तो इसका हमें बहुत फायदा मिलता था ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर्स में। ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर में हमने देखा कि चूंकि लॉसेस कम हो रहा है इसलिए हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, वहां हमने देखा था। और आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी अच्छे से समझा चुके थे, क्योंकि ये रिवर्स रेशियो होना चाहिए, यानी जो V2/V1 का रेशियो है वो K आना चाहिए और करंट का रेशियो उसका उल्टा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो करंट का रेशियो अगर I2/I1 होगा तो ये 1/K हो जाएगा। ठीक है, अब यहां जाके ये K हो गया। K हो गया तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए? 1/K²। ये आपका फाइनल रिलेशन आना चाहिए। तो इस रिलेशन से, इस रिलेशन का यूज हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं। ठीक है, अब सिंपली V1/I1 क्या है? रेजिस्टेंस, लेकिन एसी सर्किट है इसलिए एसी सर्किट में रेजिस्टेंस का रोल कौन प्ले करता है? इंपीडेंस। इसलिए एसी सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, हम लोग इंपीडेंस बोलेंगे। तो देखो, प्राइमरी का इंपीडेंस सेकेंडरी के इंपीडेंस से रिलेटेड हो गया, यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी का इंपीडेंस सेकेंडरी के इंपीडेंस से इस रेशियो से जुड़ा हुआ है या इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको, इसी टर्म को, इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस मैचिंग। तो यहां हम लोग क्या करते हैं? इंपीडेंस मैचिंग करते हैं। तो आपको जो पॉइंट लिखा है उसका मतलब क्या है? ट्रांसफार्मर लगाकर हम लोग आपके एम्पलीफायर के आउटपुट के इंपीडेंस को ट्रांसफार्मर के इंपीडेंस से मैच करते हैं। जाहिर है आपके आउटपुट का इंपीडेंस एम्पलीफायर का लो होता है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या करते थे? वोल्टेज एम्पलीफायर में आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस हाई होता था और उस हाई रेजिस्टेंस से हाई वोल्टेज हम लोग यूज करते थे। यहां आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस लो होता है, उस लो रेजिस्टेंस में हम लोग एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराते थे। तो यहां आपके एम्पलीफायर के आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस हम लोग लो रखते हैं। और होता क्या था कि जब हम लोग डायरेक्ट कपल करते थे हम लोग लोड को, तो लोड का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता था। यहां क्या होगा? हमें दोनों की इंपीडेंस को मैचिंग करनी है, यानी आपका आउटपुट का इंपीडेंस भी लो है और चूंकि ट्रांसफार्मर में हम लोग प्राइमरी को कनेक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी का इंपीडेंस तो अपने आप लो होगा, क्योंकि प्राइमरी का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। प्राइमरी का रेजिस्टेंस इसलिए कम होता है क्योंकि कॉपर वाइंडिंग जो वहां यूज हो रही है उसका नंबर ऑफ टर्न्स और प्लस उसका जो मटेरियल है वो सुपर फाइन कंडक्टर मटेरियल है, सुपर फाइन कॉपर है। तो लोड के मुकाबले, लोड के रेजिस्टेंस के मुकाबले प्राइमरी के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम है, जो कि लगभग मैच कर जाता है आपके एम्पलीफायर के आउटपुट के रेजिस्टेंस से। इसी को हम लोग इंपीडेंस मैचिंग कहते हैं और इंपीडेंस मैचिंग को मैथमेटिकल इक्वेशन में हम लोग इस तरह से लाते हैं। क्लियर? कल के एग्जांपल में हम लोग, कल के क्लास में हम लोग देख चुके थे कि किस तरह हमें कम वोल्टेज, किस तरह हमें कम करंट को फ्लो कराने की जरूरत पड़ती है अगर हम ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर यूज करें। हमने एग्जांपल लेके देखा था कि अगर आपके लाउड स्पीकर को 10 एम्पियर चाहिए तो डायरेक्ट कपल्ड में आपको आपके कलेक्टर करंट भी 10 एम्पियर रखना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हमारा ट्रांसफार्मर कपल्ड उस लोड को हमने रखा है तो आपके आउटपुट से कलेक्टर करंट सिर्फ 1 एम्पियर फ्लो कराना होगा, आपके लोड को अपने आप 10 एम्पियर मिल जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोग वहां पर यूज कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, अब आ जाइए इसकी एफिशिएंसी पे। ठीक है, ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी पे हम लोग आ जाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए ओवरऑल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में भी सबसे पहले हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी को देखेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट लिख लीजिए एफिशिएंसी में, इसमें लिख लीजिए इट मे बी नोटेड, इट मे बी नोटेड दैट in an ideal transformer, it may be noted that in an ideal transformer, it may be noted that in an ideal transformer
कॉमा दे दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए देयर इज नो प्राइमरी ड्रॉप, फुल स्टॉप दे दीजिए, और उसी पॉइंट में आगे एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, कॉमा दे दीजिए, उसके बाद all the supply voltage appears as the collector to emitter voltage, कलेक्टर के बाद डैश देके टीओ वाला 2, फिर डैश देके एमिटर यानी कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है, फिर से बोल देते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ऑल द सप्लाई वोल्टेज appears as the collector to emitter voltage of the transistor, as the collector to emitter voltage of the transistor, ठीक है। अब इसको समझ लो, ये जो पिछले क्लास में अंतर लाता था ना, पिछले क्लास में हमने देखा था ना कि आपका क्लास ए एम्पलीफायर जो डायरेक्टली कपल्ड था, वहां दोनों एफिशिएंसी में अंतर आता था, यानी ओवरऑल एफिशिएंसी और कलेक्टर एफिशिएंसी में अंतर आता था, और अंतर लाने का एक ही रीजन था जो आपको अलग से वीडियो देके बताए थे। क्या रीजन था उसका? बताइए। दोनों के एफिशिएंसी में एक ही चीज अंतर लाता, दोनों एफिशिएंसी में एक ही चीज अंतर लाता था, ओवरऑल एफिशिएंसी और कलेक्टर एफिशिएंसी में, और वो आपको अलग से वीडियो देके हम भेजे थे और बताए थे कि यही चीज अंतर लाता है। क्या था वो? यहां डायरेक्टली कपल्ड के दो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, दोनों एफिशिएंसी की, उन दोनों एफिशिएंसी में अंतर एक ही चीज लाता था, डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर के दोनों एफिशिएंसी यानी ओवरऑल एफिशिएंसी और कलेक्टर एफिशिएंसी में अंतर होता था, और वो अंतर एक ही चीज लाता था जो वीडियो देके आप लोगों को बताए थे, वीडियो भेजे थे, और यानी सप्लाई वोल्टेज और आपका कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, इसका जो अंतर था ना वही आपके एफिशिएंसी में अंतर लाता था, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है देखो, पहले देख लो उसका केस, यानी डायरेक्टली कपल्ड वाला का केस, यहां से हम लोग प्लस VCC देते थे, ठीक है। तो होता क्या था कि हमने पूरे एम्पलीफायर को दिया प्लस VCC, हमने पूरे एम्पलीफायर को दिया प्लस VCC, और यहां होता क्या था, आपका कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जो हमें मिलता था वो कितना मिलता था, तो जाहिर है कलेक्टर टू VCE, और ये Q पॉइंट पे हम लोग ऑपरेट कराते थे, इसलिए सबस्क्रिप्ट में Q भी जुड़ जाता था, VCE Q। और अंतर क्या था दोनों में कि हम लोग जब रिलेशन देखते थे तो हमें पता चलता था, जब हम लोग जब ग्राफ देखते थे, एसी लोड लाइन देखते थे, तो हमें पता चलता था कि VCC जो है वो 2 VCQ के बराबर है, यानी जब हम लोग ऐसे करके चलते थे, यहां पे आपका जब Q पॉइंट था तो ये सेंटर वाला आता था VCEQ, और ये आता था VCCC, और हमने देखा था कि VCC 2 VCEQ के बराबर था, याद आया? ठीक है, यानी डबल था, यही दोनों के बीच में अंतर था। यहां जो वोल्टेज है आपके कलेक्टर टू एमिटर में डायरेक्ट कपल्ड वाले केस में वो मिलता था VCEQ, और सप्लाई हम लोग देते थे तो VCC देते थे जो कि 2 VCEQ के बराबर था, यही अंतर दोनों के बीच में था, ठीक है। पहले केस में जब हम ओवरऑल एफिशिएंसी निकालते थे तो डिनोमिनेटर में ये टर्म आ जाता था, इसलिए आपकी एफिशिएंसी 25% ही रह जाती थी। लेकिन दूसरे केस में हम निकालते थे तो हमें ट्रांजिस्टर को सप्लाई करने वाले वोल्टेज से मतलब था, इस वोल्टेज से मतलब था, तो वहां पे क्या होता था, डिनोमिनेटर में सिर्फ ये टर्म आता था और इसलिए एफिशिएंसी हो जाती थी 50%। क्लियर, समझ में आया? अब यहाँ क्या होगा, देखो ये पॉइंट वही बता रहा है जो अभी लिखाए हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड के केस में क्या हो रहा है, ये पॉइंट आपको बता रहा है। ये पॉइंट क्या बता रहा है, उसका दूसरा वाला देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑल द सप्लाई वोल्टेज अपीयर्स एज द कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपका पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज जो है वो अपीयर हो जा रहा है आपके कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज में। वहां क्या होता था, जब ओवरऑल एफिशिएंसी हम लोग निकालते थे तो ओवरऑल एफिशिएंसी में
आपके एम्पलीफायर को जो सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है वो इतना मिलता था, इसलिए डिनोमिनेटर में बढ़ा हुआ टर्म था, डबल टर्म था, तो नतीजा होता था कि आपका 1/4 रेशियो आता था, 25% एफिशिएंसी हो जाती थी। लेकिन इस केस में जितना भी हम सप्लाई दे रहे हैं वो पूरा का पूरा आपके ट्रांजिस्टर को मिल रहा है, क्योंकि आपके प्राइमरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का ड्रॉप जो है वो नेग्लिजिबल है, वोल्टेज ड्रॉप वहां नेग्लिजिबल है, वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल है, तो यहां जो हम वीसीसी दे रहे हैं वो पूरा का पूरा मिल रहा है। ठीक है, वीसीसी पूरा का पूरा मिल रहा है, यानी पूरा का पूरा आपको कितना, कलेक्टर को कितना चाहिए, कलेक्टर में जो वोल्टेज चाहिए वीसीक्यू। ठीक है, तो हम सप्लाई भी अब कम दे रहे हैं, सप्लाई हम वीसीसी इज इक्वल टू वीसीईक्यू दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर कपल्ड में हमें यही सप्लाई देना पड़ रहा है, और पहले वाले में जो हम लोग सप्लाई देते थे वो इसके बराबर होता था। तो अब ये सप्लाई पहले में ज्यादा क्यों देते थे, ज्यादा सप्लाई हम लोग इसलिए देते थे कि एक पार्ट यहां जाएगा और एक पार्ट लॉसेस में चला जाएगा। अब आपके प्राइमरी साइड का लॉसेस नेग्लिजिबल है, तो जितना सप्लाई देंगे वो पूरा का पूरा यहां मिल रहा है, तो आपको इतना ही सप्लाई देने की जरूरत है क्योंकि पूरा का पूरा मिल रहा है। पहले ज्यादा सप्लाई देते थे तो एक पार्ट लॉसेस में चला गया, एक पार्ट यहां पर अपीयर हुआ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, तो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लीजिए। ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज एसी पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय एवरेज डीसी सप्लाई इनपुट। क्लियर? और वो हमेशा की तरह जो आपका पावर सप्लाई होता था वही आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपका पहले वाला केस में, तो पहले वाला केस में हम लोग कितना लाते थे आपका आउटपुट, वीपी आईपी बाई 2, याद है? पहले वाले केस में जो एसी आउटपुट मिलता था वो हमें कितना मिलता था, वीपी आईपी बाई 2। ठीक है, और वो किस तरह से हो जाएगा वीपी आईपी बाई 2, तो उसको हम लोग लिखते थे, और नीचे क्या हो जा रहा है आपका, तो नीचे हो जा रहा है आपका वीसीसी इंटू आई सी क्यू। और वीपी आईपी बाई 2 को हम लोग लिख लेते थे क्या, वीपी आईपी बाई 2 आपका क्या हो जाता था, वी सी क्यू आई सी क्यू। तो वीसीसी इस केस में वीसी क्यू के बराबर है, वी सी क्यू इंटू आई सी क्यू। और ये सिंपली क्या हो गया आपका रेशियो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/2, इसका मतलब 50%। क्लियर? और इस केस में कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होगी, सेम हो जाएगा, यही हो जाएगा कलेक्टर एफिशिएंसी भी। क्यों? क्योंकि कलेक्टर एफिशिएंसी जो निकालते थे वहां जो इनपुट डीसी सप्लाई मिलता था वो ट्रांजिस्टर को मिलने वाला इनपुट डीसी सप्लाई था। तो यहां देखो आपका इनपुट सप्लाई और ट्रांजिस्टर को मिलने वाला, ट्रांजिस्टर में अपीयर होने वाला वोल्टेज दोनों बराबर है। समझ में आ रहा है? यही तो बार बार बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। देखो डायरेक्टली कपल्ड के केस में ये जो वोल्टेज देते थे, ठीक है, ये वोल्टेज हमें ज्यादा देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि एक पार्ट लॉसेस में चला गया और एक पार्ट यहाँ अपीयर हुआ, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। अगर ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, तो एक पार्ट यहाँ अपीयर होता था। ठीक है, यानी ये जो आपके ट्रांजिस्टर में कलेक्टर टू एमीटर जो वोल्टेज है उसका डबल वोल्टेज हमें डायरेक्ट कपल्ड में देना पड़ता था। यानी उस वक्त जो हमें सप्लाई देना पड़ता था
वो इसके बराबर देना पड़ता था। एक पार्ट चला गया लॉस में, एक पार्ट यहाँ अपीयर हुआ, ठीक है। तो हम लोग कलेक्टर एफिशिएंसी में क्या निकालते हैं, ट्रांजिस्टर को मिलने वाला डीसी सप्लाई, ठीक है। अब इस केस में देखो ट्रांसफार्मर कपल्ड में क्या होता है, हमारा लॉसेस कुछ भी नहीं है, यानी जितना सप्लाई दे रहे हैं वो इतना अपीयर हो जाएगा, तो आपको सप्लाई सिर्फ इतना देना पड़ रहा है। तो आपका सप्लाई वोल्टेज और ट्रांजिस्टर का वोल्टेज सेम है, तो डिनोमिनेटर टर्म सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर टर्म सेम हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी भी 50% ही आएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर दोनों एफिशिएंसी, कलेक्टर एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी दोनों 50% मिल रही है। तो लिख लीजिए उसको भी कलेक्टर एफिशिएंसी, या डायरेक्टली लिख लीजिए व्हिच इज सेम एज कलेक्टर एफिशिएंसी, व्हिच इज सेम एज कलेक्टर एफिशिएंसी। नीचे चाहो तो रिमार्क में लिख लो कि हियर ओवरऑल एफिशिएंसी एंड कलेक्टर एफिशिएंसी आर द सेम। कुछ प्रॉब्लम्स बना लीजिए, पहले क्लास ए एम्पलीफायर के कुछ प्रॉब्लम्स बता देते हैं, उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर कपल्ड वाले पे आ जाएंगे। तो पहले डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर का कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लीजिए, अ सर्टेन power transistor meant for MEANT meant for class A operation has zero signal power dissipation। फिर से बोल देते हैं ये लाइन, अ सर्टेन पावर ट्रांजिस्टर meant for class A operation has zero signal power dissipation of 20 watts। फुल स्टॉप दे दीजिए, अगला लाइन लिखिए, इफ AC power output is 5 watt, if AC power output is 5 watt, कॉमा लगा दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए फाइंड, और फाइंड के बाद दो चीज फाइंड करना है तो उसको ए और बी करके हम लोग लिखेंगे। फाइंड में पहला चीज लिख लीजिए ए करके, फाइंड में दो चीज फाइंड करना है तो ए और बी करके लिखेंगे। पहला चीज लिख लीजिए ए कलेक्टर एफिशिएंसी, बी में पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, कैसे निकलेगा ये, दो चीज निकालना है, एक तो कलेक्टर एफिशिएंसी और दूसरा पावर रेटिंग। बस एक चीज ध्यान देना है जो शुरुआत में समझाया, बेसिक प्रिंसिपल आपके एम्पलीफायर के वर्क करने का। बेसिक प्रिंसिपल क्या था, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि नाम तो हम लोग कहते हैं पावर एम्पलीफायर, लेकिन पावर को एम्पलीफाई नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह है। हम लोग पावर को, एनर्जी को कभी एम्पलीफाई कर ही नहीं सकते हैं। इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, हमेशा बराबर होगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो है क्या कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो देखो होता क्या है, हमेशा ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग समझाए थे आपके एम्पलीफायर का, उसी को बस ध्यान में रखना है। तो एम्पलीफायर पहले भी बता चुके हैं कि पावर को एम्पलीफाई नहीं करता है, भले ही हम लोग नाम इसका पावर एम्पलीफायर देते हैं। तो करता क्या है ये, तो हम लोग देख चुके हैं पहले। अगर इसकी मॉडलिंग हम लोग करें तो मॉडल में क्या होगा, आपका ट्रांजिस्टर सर्किट, एम्पलीफायर की अगर हम लोग मॉडलिंग करें तो ट्रांजिस्टर सर्किट, ठीक है। डीसी सप्लाई टू द ट्रांजिस्टर, फिर क्या है आपका वैरिंग इनपुट सिग्नल, ठीक है। और ये दोनों मिलके फाइनली आउटपुट देता है आपके लोड को।
समझ में आया? ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग करेंगे तो हमें ये चीजें मिलेंगी, यानी ये दोनों मिलके आपको ये आउटपुट दे रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है। आपको दिया हुआ, आपके क्वेश्चन में देखो टर्म दिया हुआ है, बहुत अच्छा टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन चलते हैं तो क्या करते हैं सॉल्यूशन में, गिवन डेटा इज, क्या क्या दिया हुआ आपके क्वेश्चन में देख लीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्लास ए एम्पलीफायर है, चलो ठीक है। उसका दिया हुआ है जीरो सिग्नल पावर डेसिपेशन ऑफ 20 वाट। इसका मतलब समझिए, कोई बताइए इसका मतलब, जीरो सिग्नल पावर डेसिपेशन। देखो बहुत सिंपल है, ये आपका दोनों मिलके इनपुट है ना, इनपुट क्या है आपका डीसी सप्लाई प्लस ये आपका सिग्नल, और आउटपुट क्या मिलता है उसी का बढ़ा हुआ चीज। उसको और आसान कर दें तो ये आपका हो गया इनपुट। इनपुट में आपका कौन सा, वेरिंग सिग्नल वाला इनपुट, ये हो गया आपका डीसी सप्लाई, और इन दोनों की वजह से आपको आउटपुट मिलता है। तो होता क्या है कि इतना जो वैल्यू डीसी का है उतना ही आपका वेव उठा हुआ मिला। क्लियर, समझ में आ गया? यानी इनपुट में दो चीजों का कंट्रीब्यूशन है। जब जीरो सिग्नल हो, जब इनपुट से ये कंट्रीब्यूशन हट गया तो जाहिर है आपको इनपुट पावर सिर्फ और सिर्फ यही दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ डीसी ही आपको इनपुट पावर दे रहा है। यानी जीरो सिग्नल पावर डेसिपेशन में इनपुट में जो दो कंट्रीब्यूशन, दो चीजों का कंट्रीब्यूशन था, उसमें एक का कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया। तो बचा कौन, इनपुट साइड में सिर्फ और सिर्फ यही पावर मिल रहा है डीसी। तो डीसी इनपुट पावर ही जीरो सिग्नल पावर डेसिपेशन हो जाता है। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आया? जब सिग्नल आपका जीरो हो जाए, यानी सिग्नल जब आ ही नहीं रहा है, तो सिर्फ डीसी पावर इनपुट हम लोग दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए इसमें हियर गिवन, हाँ पहले गिवन डाटा लिख लीजिए। तो गिवन डाटा क्या है, जीरो सिग्नल पावर डेसिपेशन इज इक्वल टू 20 वाट्स। ठीक है, दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है आपका, आउटपुट पावर एसी जो है वो कितना है, 5 वाट्स। क्लियर, ये दो चीजें ही आपको दी हुई हैं। अब इससे आपको पता चल गया कि जीरो सिग्नल पावर डेसिपेशन ही आपका ट्रांजिस्टर को मिलने वाला इनपुट है। ट्रांजिस्टर को क्या मिलता है, ट्रांजिस्टर को सिर्फ डीसी इनपुट मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह देंगे यहां पे पी टी आर डीसी इज इक्वल टू 20 वाट। पी टी आर डीसी इज इक्वल टू 20 वाट। आउटपुट आपको पता ही है, तो देखो तो कलेक्टर एफिशिएंसी डायरेक्टली यहां से मिल जाएगा, क्योंकि कलेक्टर एफिशिएंसी में हम लोग क्या करते थे, P आउटपुट AC डिवाइडेड बाय P ट्रांजिस्टर DC, यही तो आपको मिलता था कलेक्टर एफिशिएंसी, इनटू 100 करके परसेंटेज में हम लोग निकाल लेते थे, और इनटू 100 नहीं किए तो फ्रैक्शन में मिलता था। ठीक है, निकाल लीजिए इसको, कितना आना चाहिए, दोनों चीजें गिवन है, आउटपुट एसी भी गिवन है और इनपुट डीसी भी गिवन है ट्रांजिस्टर का। 25% आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब दूसरा में आ रही है पावर रेटिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। दूसरा जो निकालना है, बी निकालना है। बी में क्या है, पावर रेटिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। इसमें एक रिमार्क लिख लीजिए, रिमार्क में लिख लीजिए, इंप्लाइज का साइन देके, वी नो दैट zero signal condition represents the condition under which transistor dissipates maximum power। ठीक है, तो जीरो सिग्नल कंडीशन वो कंडीशन होता है जब आपका ट्रांजिस्टर डेसिपेट कर पाए मैक्सिमम पावर को डेसिपेट कर पाए। क्लियर है? अब इसका क्या मतलब है बताइए, मैक्सिमम पावर को डेसिपेट करना, डेसिपेट करने का क्या मतलब होता है, पहले ही बता चुके हैं कि रेजिस्टेंस में
एनर्जी डिसिपेट होती है, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर में एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है। वहां एनर्जी को एक हाफ साइकिल में हम लोग कैपेसिटर या इंडक्टर में स्टोर होने देते हैं, अगले हाफ साइकिल में वो एनर्जी रिकवर हो जाती है, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग सप्लाई दे रहे हैं वो रिकवर हो जाता है। तो यहाँ डिसिपेशन का क्या मतलब है? डिसिपेशन का मतलब है कि आपने जो पावर दिया या आपने जो एनर्जी दी वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, ये मतलब होता है डिसिपेशन का। तो डेफिनेटली ट्रांजिस्टर को देखो, ट्रांजिस्टर को हम जो भी चीजें सप्लाई देते हैं, दो सप्लाई देते हैं, एक तो आपका सिग्नल, दूसरा डीसी सप्लाई, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ये आपका सिंबल, ये आपका सिग्नल और ये डीसी सप्लाई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें इनहैंस्ड एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है इस तरह का, ठीक है। ये दोनों होगा तभी हमारे आउटपुट को डिजायर्ड एनर्जी या डिजायर्ड पावर मिलेगा। लेकिन जब सिग्नल ही नहीं होगा तो आउटपुट को हम क्या देंगे? आउटपुट के स्पीकर को क्या मिलेगा? क्या आपका लाउड स्पीकर वर्क करेगा? जब सिग्नल ही नहीं आएगा इनपुट में तो डीसी सप्लाई मिलेगा भी तो भी आपका आउटपुट का लाउड स्पीकर कोई आवाज करेगा ही नहीं। यानी जो एनर्जी मिल रही है ना वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जीरो सिग्नल कंडीशन में, जब सिग्नल ही जीरो है, उस कंडीशन में सारी की सारी एनर्जी यानी मैक्सिमम एनर्जी बर्बाद होती है, डिसिपेट होती है। क्लियर? ये कांसेप्ट समझ में आएगा? अब ये किसके बराबर हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, जो आपका पावर डिसिपेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा? जब आपका मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है जीरो सिग्नल के कंडीशन में, तो मैक्सिमम पावर पूरा डिसिपेट हो जा रहा है, यानी पूरा का पूरा 20 वाट डीसी जो हम दे रहे हैं वो पूरा डिसिपेट हो जा रहा है 100%, यानी मैक्सिमम डिसिपेशन हो रहा है। तो मैक्सिमम डिसिपेशन का मतलब आपके डिवाइस की रेटिंग भी उतनी ही होगी। तो 20 वाट हम दे रहे थे, 20 वाट पूरा का पूरा डिसिपेट हो रहा है, इसलिए आपके डिवाइस की पावर रेटिंग भी 20 वाट ही हो जाएगी। लिख लीजिए इसमें, therefore the power rating of the transistor is 20 watt. Therefore the power rating of the transistor is 20 watt. ठीक है। बाद में चल के हम लोग ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर का भी कुछ न्यूमेरिकल बना लेंगे, ठीक है, लेकिन वो बाद में। अभी हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ जाते हैं, क्लास बी एम्पलीफायर पे आ जाइए। क्लास बी एम्पलीफायर, अब इंप्लाइज का साइन देके पॉइंट्स लिखते जाइए। पहला पॉइंट हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, जब एक बार स्टार्टिंग में चारों तरह के ट्रांजिस्टर, चारों तरह के एम्पलीफायर के बारे में जो हम लोग देखे थे, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर और क्लास ए बी एम्पलीफायर के बारे में शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन देखे थे, तो वहां जो एक पॉइंट लिख चुके थे वही यहां पे रिपीट होगा। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, इन द केस ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर्स, in the case of class B amplifiers, the transistor bias and amplitude of the input signal is such that the output current, the transistor bias and amplitude of the input signal is such that के बाद एक कॉमा लगा लीजिए, फिर लिखिए the output current flows only for 1/2 cycle ब्रैकेट में लिख लीजिए IE, that is a short form IE 180 डिग्री, IE 180 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ऑफ द इनपुट सिग्नल,
ठीक है, तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि क्लास बी एम्पलीफायर ऐसा है जहां पर आपको आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए रहेगा। जितना इनपुट हम दे रहे हैं, इनपुट का हाफ साइकिल में ही ऑपरेशन होगा, यानी 180 डिग्री तक ही करंट का कंडक्शन होगा आउटपुट साइड में। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगले पॉइंट में आ जाइए, ये कैसे करते हैं उसके बारे में आ रहे हैं। तो लिख लीजिए, दिस कंडीशन इज अचीव्ड by setting Q point, Q कैपिटल लिखिएगा, Q point at कट ऑफ, और कट ऑफ के ब्रैकेट में लिख लीजिए और लोअर एंड, ऑफ द लोड लाइन, ठीक है। आपका जो लोड लाइन होता था, लोड लाइन में पहले बता चुके हैं कि ऊपर वाला रीजन हो जाता था सैचुरेशन रीजन और नीचे वाला रीजन कट ऑफ रीजन। नीचे वाला कट ऑफ रीजन,